नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके माध्यम से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम जान रहे हैं कि हमको पर्टिकुलरली किस यूनिट को किस किस सोर्स से पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक्स पर हमारा फोकस होना चाहिए और पीएससी का किन किन टॉपिक्स में इंटरेस्ट रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए उन पर हम चर्चा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम कम समय में पूरी यूनिट को कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज जिस यूनिट का हमको डिस्कशन करना है वो है यूनिट 6 ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिलेबस, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। जैसा हमने यूनिट 5 में भी देखा है कि एमपीपीएससी ने एमपी की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी को एक ही यूनिट में पूछा है, जैसे यूनिट 5 का इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही उनने क्या किया है कि भारत और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संयुक्त रूप से एक ही यूनिट में डिफरेंट टॉपिक्स में डालकर उनने हमसे पूछा है। तो आइए अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस यूनिट के लिए बेस्ट सोर्स कौन से हैं। तो इसमें दो सेगमेंट हम देख रहे हैं, भारत और मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो यदि मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, हम मध्य प्रदेश की आप अर्थव्यवस्था देखेंगे तो एमपीजीके की आप कोई भी बुक ले रहे होंगे इस साल मार्केट में जो नई आई है, या पहले से आप परीक्षा धाम ले रहे हैं, तथ्यवान ले रहे हैं, पुणेकर ले रहे हैं, कोई भी बुक ले रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रूप में ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपने बुक में कवर किया रहता है। सबसे बढ़िया बुक जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जिसमें बहुत अच्छे से और नए एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कवर की गई है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो है तथ्यवान की द ग्रंथम बुक। तथ्यवान ग्रंथम करके एक पुस्तक तथ्यवान पब्लिकेशन की आती है। यहां से आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वाला पार्ट कर सकते हैं कंप्लीट। और ये यूनिट थोड़ी सी ऐसी है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के साथ ही अलाइन करते हैं। तो उन टॉपिक्स को आप करंट अफेयर्स के साथ भी मैच करके देख सकते हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, कोई बजट आया है, कोई इकोनॉमिक सर्वे आया है लेटेस्ट एमपी का, इंडिया का, कोई नई रिपोर्ट आई है, कोई इंडेक्स आया है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये यूनिट इज अ मोर डायनेमिक देन स्टैटिक। तो करंट अफेयर बेस्ड यूनिट है ये बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था या तो आप तथ्यवान से पढ़ लीजिए या फिर आप परीक्षा धाम से पढ़ लीजिए। ये दो सोर्सेस मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए ऑथेंटिक हैं और इनमें से मोर और लेस सारी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। अब आती है भारत की अर्थव्यवस्था की बात। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा बच्चों में हो जाता है कि जो बच्चे यूपीएससी के हिसाब से सिविल सर्विस, सभी का सपना रहता है कि हम कलेक्टर बने, तो एक बार वो यूपीएससी के लिए चीजों को देखते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, तो उन्हें पता ही रहता है कि यूपीएससी के लिए इंडियन इकोनॉमी की कोई बुक आती है या फिर यूपीएससी टॉपर्स कोई सजेस्ट कर देते हैं, या एमपीपीएससी में भी हमें ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी की हमें सेपरेटली पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। यदि आप सेपरेटली स्टडी करने जाओगे इंडियन इकोनॉमी को, पूरा भारत की अर्थव्यवस्था को, तो जितना हमारा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है वो कम पड़ जाएगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। तो जो जो टॉपिक्स इसमें इंडियन इकोनॉमी के हैं मैं बता दे रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 पॉइंट आप यहां देख रहे हो, ये इंडियन इकोनॉमी की सिलेबस आयोग ने हमसे पूछा है। और ये भी मेनली ऐसा सिलेबस है जो करंट ओरिएंटेड है। इसमें ज्यादातर आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा कि स्टैटिक चीज हो, बहुत कम स्टैटिक चीजें हैं, वो इतने फैक्ट्स और फिगर्स पीएससी पूछता है। तो इसके लिए आप क्या करना, इसके लिए आप कोई किताब लेने की मत सोचना। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि सारी चीजों की हमें किताब लेनी पड़ेगी। सारी चीजों की किताब नहीं लेनी पड़ती पीएससी में। ये टॉपिक्स हैं, आप सिंपली, यदि आप इंदौर में रहते हैं तो फिर तो आपको बहुत सारे नोट्स फोटोकॉपी की दुकानों पे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम चैनल से सारे कोचिंग्स के नोट्स उस पे आते हैं।
तो आप कोशिश करना कि इन तीनों पॉइंट्स के जहां से भी आपको अच्छे नोट्स मिले आप वहां से प्रिफर करें। 2-3 सोर्सेस में आपको इसमें बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो जो थोड़े से ऑथेंटिसिटी के बेसिस पे मैं बताऊं तो आई मैग्नस, जैसे कि अब हम सफलता आईएएस के नाम से जानते हैं, उसके आप नोट्स इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए देख सकते हो। इसके बाद एक आता है सारांश आईसीएस करके, इन दोनों के, या फिर लास्ट में आप उत्कर्ष के आप कोशिश करना नोट्स ना लेके आप इनके उत्कर्ष वाले वीडियोस भी डालते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर अच्छी अच्छी, तो आप वीडियोस भी इनकी देख सकते हो। तो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट आप कोशिश करें कि ये कोचिंग वाले नोट्स और वीडियोस से कवर करने की कोशिश करें, ना कि उसके लिए कोई सेपरेट बुक खरीदें, क्योंकि जो बुक्स आती हैं वो यूपीएससी के लिए आती हैं। वहां पे जो उनमें सिलेबस डिस्क्राइब किया जाता है वो यूपीएससी का सिलेबस मेनली फोकस्ड रहता है, और जिस हिसाब से कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनमें दी जाती है वो यूपीएससी के पेपर को देख के दी जाती है। बट एमपीपीएससी के पेपर में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है वो बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड रहती है, डाटा पे बेस्ड रहती है। इसीलिए हमें पीवाईक्यू देखना है इस सेक्शन के, इसके बाद हमें कोचिंग्स के नोट्स देखना है जो हमें पसंद आए। इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, सिंपली बहुत सारे लोगों ने इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, आप वहां से इन तीनों टॉपिक्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे सोर्सेस रहे कि हमें किन किन सोर्सेस से पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट वाइज मैनर में कि किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है और उनके अंदर हमें क्या किन किन टॉपिक्स पर पढ़ाई करनी है, उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है मित्रों। हाँ, तो एक बात और है कि अब जो बच्चे आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो डायरेक्टली ये वाली यूनिट का ही वीडियो देख रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि भैया ने जो सोर्स बताए, भैया जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, भैया किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि तथ्यवान की बुक अच्छी है या परीक्षा धाम अच्छी है, ये वाले नोट्स ले लो, वो वाले नोट्स ले लो, इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान रखो। तो ये सब भैया के कहने का आधार क्या है? आधार ये है मित्रों कि जब से पीएससी ने थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा पीएससी का रहा पिछले 2-3 सालों में, तो 2024 और 2025 दोनों ही प्रीलिम्स एग्जाम मैंने बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई किए हैं। प्रीलिम्स में मेरा 100% सक्सेस रेट रहा है पिछले 2 सालों में। जब से मैंने सीरियसली एमपीपीएससी की तैयारी चालू की, उससे पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि एक अच्छी अप्रोच बनाकर लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करके और स्मार्ट वर्क के साथ हम इजीली एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम गलती क्या करता है यहाँ पे पीएससी का बच्चा, वो प्रीलिम्स की तैयारी में ही इतना उलझा रह जाता है, इतना उसे डरा दिया जाता है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना ज्यादा है, नहीं निकलता प्रीलिम्स, ये वो, तो वो प्रीलिम्स में ही इतना उलझा रह जाता है कि वो मेंस की तरफ तो बढ़ ही नहीं पा रहा। अब मेंस में वो पहुंच नहीं पा रहा तो उसे उस समंदर की गहराई नहीं पता जहां से डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने का रास्ता जाता है। प्रीलिम्स है क्या? प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, जिसके थ्रू आप मेंस में जा रहे हो। तो यदि आप इस स्क्रीनिंग में से निकल के नहीं जाओगे, इसको आप क्वालिफाई करके नहीं जाओगे, तो आप मेंस में पहुंचोगे ही नहीं। इसीलिए प्रीलिम्स को एक सही स्ट्रेटजी के साथ कम समय में और महत्वपूर्ण बिंदुओं में ध्यान देकर ही आप क्वालिफाई कर लीजिए। इसके बाद अपना पूरा दिमाग मेंस में लगाइए, वहीं से आपको रैंक मिलनी है और रैंक से आपको पोस्ट मिलनी है। तो आपकी अप्रोच है ना बहुत क्लियर कट रहनी चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स का ज्ञाता नहीं बनना है, कोई पीएचडी धारण नहीं करनी है, प्रीलिम्स के एग्जाम में मुझे 100 में से 100 नहीं लाने हैं, मुझे सिंपली मेरा कट ऑफ निकालना है और मेंस के एग्जाम में मुझे पीएचडी करनी है, मेंस के एग्जाम में मुझे धमाका करना है ताकि मेरी अच्छी रैंक आ सके। तो ठीक है मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 के बारे में। पॉइंट वाइज मैनर में थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, वैसे तो सारा कुछ स्पष्ट आयोग ने इस यूनिट में हमें काफी कुछ चीजें लिख के दी हैं। तो पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। ठीक है, समझ गए आप? मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, करंट
करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब मध्य प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, मध्य प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में भारत की जीडीपी में कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, भारत की जीवीए में कितना कंट्रीब्यूट करता है, भारत की तुलना में मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, मध्य प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, टर्शियरी सेक्टर का कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है, मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मध्य प्रदेश की देश की टॉप जीडीपीज में कौन सी रैंक आ रही है। इस तरीके से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तुलना भारत के पैरामीटर्स पर इस बिंदु में की जाएगी। तो तुलनात्मक पॉइंट है ये, इसको उसी हिसाब से आपको स्टडी करना है। मध्य प्रदेश की किसी कोई बड़ा इवेंट हुआ, उसमें रैंक कौन सी आई है ना, कोई इन्वेस्ट जो बहुत ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आ गया तो हमें वो देखना है। सोलर पावर में कौन सी रैंक है मध्य प्रदेश की, मान लो टेक्सटाइल सेक्टर में कौन सी रैंक है। तो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो भी सेक्टर रहते हैं, स्टील प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है, कितना सीमेंट का प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ, है ना, कितने टन हम खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की स्थिति है, थोड़ा थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एक्चुअल में ये जो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स एमपीपीएससी ने हमसे पूछा है, एक्चुअल में ये कोर इकोनॉमिक्स नहीं है मित्रों, ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आप उसमें देखोगे कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, उसी को ही आगे आगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ये एक हिसाब से, है ना, भूगोल, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी भूगोल पर ही निर्भर करती है। तो आपको इस हिसाब से इस पॉइंट को देखना है। अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, है ना। आप तो ये पॉइंट हटा दो, काट दो, देखो ही मत। आप देखो मध्य प्रदेश में शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है और कौशल क्या है। मतलब मध्य प्रदेश में एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है, हेल्थ के लिए क्या हो रहा है और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है। इसमें थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी आएगा। मध्य प्रदेश में एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी योजना हम लाए, SC ST समुदाय के लिए कौन सी योजना चल रही है, बालिकाओं के लिए कौन सी योजना चल रही है। मेनली एजुकेशन की सारी योजनाएं आपको स्टडी करनी है। मध्य प्रदेश में स्कूल एजुकेशन के लिए कोई नवाचार किया गया है तो वो पहली एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश ने कौन सी लागू की थी, वो एजुकेशन से संबंधित बजट में क्या प्रावधान है, लेटेस्ट बजट और एक साल पहले के बजट में कोई बड़ी राशि सैंक्शन की गई हो। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एजुकेशन वाले सेक्टर को देखना है कि हम कितने करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, मध्य प्रदेश की जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा एजुकेशन के लिए डिवोट किया है हमने, कितना प्रतिशत हिस्सा समर्पित है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये तीनों पॉइंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, तीनों पॉइंट नोट कर लो और इनको देखते चलो। करंट अफेयर्स में भी देखना है, जैसे सीएम राइज स्कीम एमपी गवर्नमेंट लेके आई थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे लेके आए थे। अभी बहुत अच्छी फ्लैगशिप स्कीम चल रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएम राइज विद्यालयों को अब किस नाम से जाना जाता है, इसका हमने नाम बदल दिया। कमेंट में बताइए कि अब सीएम राइज विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। इस तरीके से मध्य प्रदेश के जो जो भी पुराने शिक्षण संस्थान रहे, जैसे हमारा शारीरिक शिक्षा का संस्थान है उधर हमारे ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन वाला, वो बहुत पुराना है ना। ऐसे ही इंदौर में हमारे डीएवी यूनिवर्सिटी, अहिल्याबाई के कॉलेज है। इस तरीके से जो जो भी हमारे मौलाना आजाद कॉलेज, ये पूरे पुराने संस्थान, ये सारे कब स्थापित हुए, इनका स्थापना वर्ष कौन सा था, तो ये स्टैटिक चीजें भी इनमें हमें देखनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य में वही जीडीपी का कितने प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य में जा रहा है, फिर बजट में क्या कितनी राशि हमने सैंक्शन करी, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, कितने लेवल में स्वास्थ्य की बॉडीज है हमारे यहाँ, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, फिर सब हेल्थ सेंटर है। तो ये किस पॉपुलेशन के हिसाब से इनका डिवीजन होता है, कितनी पॉपुलेशन पे कौन सा हेल्थ सेंटर बनाया जाता है,
हेल्थ पॉलिसी कौन सी है हमारे मध्य प्रदेश की, हेल्थ पॉलिसी हम कब से लागू कर रहे हैं, नई हेल्थ पॉलिसी लाए हैं क्या, इस तरीके से पॉलिसीज, बजटिंग और करंट में इससे संबंधित कुछ हुआ हो, ये आपको हेल्थ वाले, स्वास्थ्य वाले पॉइंट में देखना है। अब लास्ट है इसमें स्किल वाला पॉइंट, बहुत फेवरेट, ये तो हम सब जानते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से ज्यादा इनिशिएटिव आए, उससे पहले भी कुछ इनिशिएटिव्स थे, वो भी आप पुरानी इनिशिएटिव देखना। और इसके बाद आप कोशिश करना कि स्किल डेवलपमेंट के नए नए जो लेटेस्ट कुछ भी स्कीम चल रही है, कोई ऐप हमने लॉन्च किया, कोई मान लो विदेश से हमने किसी चीज में फंडिंग लाए, है ना, तो जैसे हमारा भोपाल में एक इंस्टीट्यूट हमने बनाया है ना, जो कौशल विकास के लिए काम कर रहा है, वो हमने किस देश की सहायता से बनाया, जापान की सहायता से बनाया, सिंगापुर की सहायता से बनाया। तो ऐसा करके हमसे ऑप्शन में पूछता है पीएससी। तो ये सारी चीजें आपको स्किल डेवलपमेंट में देखनी है। मेनली तो आप स्किल डेवलपमेंट की सारी योजनाएं देखो, योजनाओं के लिए पात्रता क्या है, कि 21 से लेके 40 वर्ष का युवा पात्र है, कि 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक का युवा पात्र है ना, कितनी राशि हम उस स्कीम के तहत दे रहे हैं, है ना, फिर अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या क्या स्कीम है, महिलाओं के लिए क्या है ना, SC ST वर्ग के लिए क्या है। इस तरीके से हमको ये तीनों टॉपिक देखने हैं। थोड़े से टॉपिक फैक्चुअल ज्यादा हैं ये, तो इनको अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। अब इसके बाद श्योर शॉर्ट लिखा हुआ क्वेश्चन मिलना ही है, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ मध्य प्रदेश। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। UNSDG जिन्हें हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने निर्धारित किए थे, है ना। अब जिन्हें हमें 2030 तक हमने उनका टारगेट रखा हुआ है। तो उसमें एक होता है कि इंडिया का इंडेक्स निकलता है, जो UN निकालता है इंडिया लेवल का। फिर एक इंडिया अपनी रिपोर्ट बनाती है, जो कि नीति आयोग, आई थिंक, यदि मैं गलत नहीं हूँ, काफी दिन से मैंने देखा नहीं है, तो एक बार करेक्ट करना यदि मैं गलत हूँ तो। नीति आयोग इंडिया SDG रिपोर्ट करके निकालती है। तो उसमें हमें देखना है कि मध्य प्रदेश ने, जैसे हमारे 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, है ना, तो गोल नंबर 1 में मध्य प्रदेश की क्या रैंक आई है, मध्य प्रदेश कौन से रैंक पे है ना। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, है ना, फ्रंट रनर है ना, इस तरीके से एस्पायरिंग है, फ्रंट रनर है, 2-3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, और उनका स्कोर है 0 से लेके शायद 100 तक का स्कोर है। उसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्टेट आएगा। तो गोल नंबर 1 से लेके गोल नंबर 17 तक मध्य प्रदेश की किस किस गोल में क्या क्या प्रगति रही है, और इसमें स्कोर भी देते हैं वो। अब आप कोशिश करना कि आपको स्कोर भी याद हो। एक रहता है होलिस्टिक स्कोर, कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्कोर 62 रहा, मतलब ऐसे ही बता रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं है, अब नई रिपोर्ट आई होगी उसमें अपन देखेंगे। तो ये स्कोर भी पीएससी पूछ चुका है और पूछ भी सकता है दोबारा। और इसमें एक चीज और देखना है कि आपको देखना है SDG इंडेक्स में कौन से स्टेट ने टॉप करा है, कौन सा बॉटम पे है, और टॉप 3 स्टेट तो याद ही कर लेना, और मध्य प्रदेश की रैंक। बाकी 17 गोल्स, और 17 गोल्स भी याद रखना कि कौन से गोल में हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना, कि भाई पहला गोल है तो उसमें हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, दूसरे में हेल्थ की बात कर रहे हैं, है ना, तीसरे में हंगर की बात कर रहे हैं। तो किस चीज की बात हम कौन से गोल के अंतर्गत कर रहे हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, MSME और अधोसंरचना का विकास, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, MSME एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग और MSME, ये तीनों हमारे ज्योग्राफी वाले सिलेबस के हिस्सा हैं। अब कृषि तो हम पढ़ के ही आएंगे, जब हम MP की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम कृषि की सारी फसलें वगैरह पढ़ के आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कृषि की योजनाएं कितनी है। इसमें पूरी यूनिट में
जो एक फ्लैगशिप पॉइंट रहेगा वो रहेंगी योजनाएं, स्कीम्स। किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी स्कीम है तो वो आपको पता होना चाहिए। पिछले 10 साल से कोई स्कीम चली आ रही है और कोई ऐसी स्कीम है जो शुरुआत से ही चली आ रही है और बंद ही नहीं हुई, बहुत बड़े लेवल की स्कीम है जिसका नाम आप सुनते रहते हो, जिसके पोस्टर आपने लगे देखे हो, तो वो तो याद ही रखना। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि में कुछ रुपए केंद्र सरकार देती है, इसके बाद वो होती है प्रधानमंत्री किसान है ना सम्मान योजना। इसके बाद सीएम ने भी अपनी तरफ से कुछ राशि इसमें स्वीकृत की थी। तो आपको देखना है कि भाई मध्य प्रदेश में कितनी राशि सीएम की तरफ से मिल रही है, इसमें कितनी राशि केंद्र दे रहा है। फिर इस स्कीम के तहत टोटल बजट में कितना प्रावधान किया गया है ना, इस तरीके से सारी स्कीम देखनी है। फिर स्कीम कब चालू हुई, कितने सालों के लिए है, कोई पुरानी स्कीम है, जैसे भावांतर योजना है मध्य प्रदेश की, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी। अभी जैसे रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना चल रही है, तो वो किस प्रकार के अनाज के लिए, गेहूं चावल के लिए है या मोटे अनाज के लिए। तो नई स्कीम, पुरानी बड़ी स्कीम्स और पिछले 5-6 साल की सारी कृषि से संबंधित स्कीम्स आप इसमें देखना। फिर देखना मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितना % योगदान है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई होती है कृषि में, नहरों से होती है, ट्यूबवेल से होती है। इस तरीके से कृषि का टॉपिक तैयार करना। फिर उद्योग आ गए, ये भी हम ज्योग्राफी में पढ़ के आएंगे कि मध्य प्रदेश में मेन इंडस्ट्रीज हम वहां पे पढ़ के आते हैं ज्योग्राफी वाले सिलेबस में। वही इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली बात हो रही है। सारे उद्योग जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके हमें इस्टेब्लिशमेंट के ईयर याद रखने हैं। जैसे हमारा नेपानगर बुरहानपुर, तो ये हमारी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, कागज बनाने की, अखबारी। फिर हमारी ओरिएंट पेपर मिल है शहडोल में, तो ये कहाँ पे है, कब बनी, किस देश के सहयोग से हमने कोई फैक्ट्री लगाई। बीएचईएल लगाया भोपाल में, तो ये हमारा किस देश के सहयोग से लगा था। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्राप्त हुआ। बीना रिफाइनरी है तो ये किस देश के सहयोग से लगी। फिर इसमें इसका क्या कहते हैं, ऑपरेशन कब से चालू हुआ। तो इस तरीके से हमें सारे उद्योग, मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग हैं बड़े बड़े, 4-5 केंद्र हैं दोस्तों। देखो, उद्योगों में एक चीज और याद रखनी है, आजकल हो क्या रहा है कि जो एमपी गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल एरियाज बना रही है बहुत सारे, और बहुत सारी समिट्स वगैरह भी कर रहे हैं हम एमपी में। तो जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, करंट अफेयर्स का मुद्दा है और उसमें इंडस्ट्रीज के लिए हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही हम रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट भी कर रहे हैं। तो अभी तक कितनी समिट हो चुकी है रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट, वो आपको देखनी है ना, 8-9 हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो अलग अलग शहरों में जाके हम रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने भोपाल में की थी अभी पिछले साल, उसमें कितना निवेश आया है ना। रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट के शहर देखो, पहली कहाँ हुई है, अभी लेटेस्ट कहाँ हुई है, कोई बड़ा अतिथि आया है तो वो देखो, करंट अफेयर से संबंधित है। फिर इंडस्ट्रियल एरियाज के नाम आपको जरूर विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। तो आपसे मैं यदि पूछूं कि मान लो पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में आता है, अभी मेरी गारंटी है कि 90% लोग इसका आंसर गलत दे देंगे। अभी आप जो भी देख रहा है उसके पहले दिमाग में आया होगा इंदौर। पीथमपुर इंदौर में नहीं आता है दोस्तों, पीथमपुर आता है धार जिले में, ठीक है। अब ऐसे ही आपसे पूछूं मैं कि मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में आता है, फिर से बच्चे सोचेंगे कि भोपाल में नहीं आता है, रायसेन में आता है। ऐसे ही हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, आपको उसका नाम और संबंधित जिला याद रखना है, आएगा ही पेपर में, आपको देखने को मिलेगा ही। ये फोकस है हमारी गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट जिस दिशा में आगे बढ़ती है दोस्तों, उसी दिशा में आपको पेपर की दिशा भी दिखेगी। जैसे अभी हिंदुत्व को लेके देश में कई लेवल पर राजनीति
बहुत ही गरमाई हुई है, हिंदुत्व को विचारधारा हमको देखने को मिल रही है, पार्टी में भी हिंदुत्व की विचारधाराएं देखने को मिल रही हैं, सारे नेता हिंदुत्व से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो, हमको भी सिलेबस में जब हम यूनिट 1 पढ़ते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा हिंदू कल्चर, जो हमारी पुरातन पद्धति थी, है ना, जो हमारा सिस्टम था पुरानी प्राचीन चीजों का, वो हमारे लिए डाला गया ताकि हमें नॉलेज हो एज अ अधिकारी, कल हम उन इश्यूज को अच्छे से समझ पाए। तो गवर्नमेंट जिस दिशा में जाती है उस दिशा में सिविल सर्विसेज के सिलेबस, उस दिशा में उनका पेपर जाता है, वैसे उस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये सारी चीजें उद्योग वाले टॉपिक में, उद्योग के अंदर ही ये एमएसएमई वाली चीज भी, एमएसएमई क्या होती है, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, है ना। तो एमएसएमई इंडस्ट्रीज में आप सबसे पहले तो इसमें उद्योग में तो एमएसएमई कवर हो ही जाएंगी, बस एमएसएमई का एक क्लासिफिकेशन है, आपको बस वो याद रखना है कि हम मीडियम किसको बोलेंगे, माइक्रो किसको बोलेंगे और स्मॉल किसको बोलेंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है ये बार बार चेंज होती रहती है, इसको थोड़ा सा आप याद रखना, है ना। ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, है ना, पूछ सकते हैं मतलब क्वेश्चन। इसके बाद आपको, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद। आप जब कोई भी करंट अफेयर्स की बुक लोगे ना, आपको एक जिला एक उत्पाद, है ना, ये सारी चीजें आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा वाली चीजें, ये आपको मध्य प्रदेश संबंधित उसमें करंट अफेयर में देखने को मिल ही जाएंगी, और नहीं मिलेंगी तो ये बजट में तो रहती ही है। वैसे तो परीक्षा दाम रत्तेवाड़ ने हर साल ये अपडेट कर देते हैं, देखने को मिल ही जाती है। तो अब हम आ गए हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद। तो जैसे आत्मनिर्भर भारत था, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश करके एक हमने हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया। तो इसके कुछ पिलर्स हैं, है ना। तो मान लो 4 पिलर हैं, तो 4 पिलर कौन से हैं, पर्टिकुलरली किस पिलर में कौन सी चीज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके कितने सब पिलर्स हैं, है ना। ऐसे करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको याद रखनी है। यहाँ से बहुत, देखो दोस्तों, होता क्या है, पीएससी के सिलेबस में जो चीज साफ साफ लिखी है ना, वो तो अच्छे से ही पढ़ लो, पूरा ही पढ़ लो, उसमें कुछ छोड़ो ही मत, क्योंकि वहां से कुछ भी आएगा और वहां से क्वेश्चन आना ही है। एक साल छोड़ के, मान लो पिछले साल नहीं पूछा तो इस साल पूछ ही लेंगे वो टॉपिक, तो वहां से तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, सरल ही आएगा, वो लो हैंगिंग फ्रूट है, उसे जाने नहीं देना। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी हमारी जानकारी होगी, जो भी हमारे पिलर्स होंगे, कितने पिलर्स में डिवाइडेड है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की शुरुआत कब से हुई, इसके लिए हमने कब प्लान बनाया, कब इसकी घोषणा हुई, कब से लागू हुआ, इस तरीके से इसमें हमें देखना है। और इसके अंदर हम किन किन मिशन, अलग अलग मिशन है पर्टिकुलर, जैसे मैं पूछूं मिशन दक्ष, है ना, तो मिशन निर्माण, ये कौन से पिलर के अंदर आ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा यदि किसी को पता हो तो। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी। एक जिला एक उत्पाद हमको क्या है, सारे हमारे 55 जिलों में हमने एक एक उत्पाद घोषित कर रखा है ना। तो वो हमें देखना है, ये सही जोड़ी बनाने के लिए हमें पीएससी दे देता है कि मान लो कृषि उपकरण है तो वो किस जिले में एक जिला एक उत्पाद में आते हैं, है ना। हमारे मेटल के बेल मेटल वेयर हम किस जगह के एक जिला एक उत्पाद में आ रहे हैं, आलू एक जिला एक उत्पाद में कहाँ है, मान लो पपीता भी किसी जगह हो सकता है, किसी जगह केले हो सकते हैं, जैसा हमारे बुरहानपुर है वहाँ के केले ओडीओपी में आते हैं। तो ओडीओपी चेंज भी होते रहते हैं, तो ये आपको देखना है, ये परीक्षादान की बुक में या फिर निर्माण में या हमारे तत्ववाण में कहीं भी आपको इसकी टेबल देखने को मिल जाएगी, सारे याद कर लेना, सही जोड़ी बनाने में आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। और थोड़ी इसकी जानकारी भी ले लेना कि ओडीओपी स्कीम कब से चालू हुई, एमपी में कब से लागू हुई, ठीक है। अब इसके बाद सबसे सरल, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप क्या करना, आईपीआर पढ़ लेना, आईपीआर की शुरुआत कहां से हुई,
बर्न कन्वेंशन क्या है, पेरिस कन्वेंशन क्या है ना, ये सारी थोड़ा सा उसका हिस्ट्री में जाना कि आईपीआर की शुरुआत कहाँ से हुई। फिर आईपीआर के अंदर बौद्धिक संपदा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कि भाई कॉपीराइट क्या होता है, डिजाइन एक्ट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सारी चीजें आप आईपीआर के अंदर देखना कि भाई कॉपीराइट है तो कितने साल तक वैलिड है ना, ट्रेडमार्क है तो वो हमें कौन सी संस्था दे रही है ना, इस तरीके से पेटेंट है, डिजाइन पेटेंट हम कराते हैं, तो ये सब क्या है, कौन सी संस्थाएं इनसे संबंधित हैं। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में इनकी प्रगति, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ये हमारे वैसे परीक्षा धाम और इनमें मिल जाएगा, नहीं मिले तो बजट में देखना, वहां आपको देखने को मिलेगा कि आईपीआर में कितने प्रतिशत की ग्रोथ हुई है ना। आईपीआर हमको फाइल करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट हमें अप्रूव करती है तो हमें कॉपीराइट देती है, ये सारी चीजें, तो इनके परसेंटेजेस रहते हैं। तो वो अभी तक तो ऐसा परसेंटेज उन्होंने ज्यादातर पूछा नहीं, लेकिन पूछ भी सकते हैं। तो आपको देखना है कि मान लो पिछले एक साल में 250% हमारे आईपीआर फाइल करने में हमारी प्रगति हुई, इस तरीके से कॉपीराइट फाइल करने में हमारे मध्य प्रदेश ने प्रगति की, ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में देखनी है। तो ये 2 पॉइंट है ना, बहुत ही स्पष्ट लिखे हुए हैं दोस्तों, इनमें से तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए, और अब तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि माइनस मार्किंग आ गई है, ठीक है। अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी पर। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं लास्ट के, ये हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। इंडियन इकोनॉमी से दोस्तों सरल ही क्वेश्चन पूछता है आयोग, ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता, साफ साफ दिया है उनने कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, सेवा। अब इसको मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बोल दूं तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों के जीडीपी में क्या योगदान है, इनमें कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा है, कृषि से संबंधित भारत सरकार की योजनाएं, जो अभी हमने सेम टू सेम इनके लिए किया था ना, यहाँ पे किया था, फिर मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति में हमने उसका योगदान समझा था, वो सेम चीज है यहाँ। सेवा से संबंधित योजनाएं, उसका सेवा क्षेत्र का योगदान, उसमें कितने प्रतिशत लोग एम्प्लॉयड हैं, आगे हम उस क्षेत्र में क्या नवाचार करने वाले हैं, कोई ऐप लॉन्च किया है, तो वो इस तरीके की चीजें आपको इनमें देखनी है। और मेनली आप कोशिश करो कि आप भारत सरकार का बजट पढ़ोगे, लेटेस्ट बजट देखो, एक साल पुराना, यदि जल्दी पेपर होने वाला है बजट आने के बाद तो आप पुराना बजट भी देख सकते हो। वैसे तो आप इस साल का बजट देख लेना, अभी आने वाला है फरवरी में, तो बजट में देखना कि पर्टिकुलरली सेक्टर्स का क्या योगदान रहा, उसमें स्कीम्स भी रहती हैं बड़ी बड़ी, जो फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार की, बड़ी ही स्कीम देखनी है, बहुत ज्यादा छोटी स्कीम्स भारत सरकार की नहीं पूछते एमपीपीएससी में। और इनका पर्टिकुलरली कोई इसमें हमने नवाचार किया हो, कोई ऐप लाए हो, कोई वेबसाइट बनाई हो, कोई विदेश से हमें कोई चीज इससे मिली हो, तो वो सारी चीजें देखनी है। अब इसके बाद ये जो टॉपिक है वित्तीय संस्थाएं, यहां से भी 100% की गारंटी के साथ क्वेश्चन आना है, आएगा ही। सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसके पहले रिजर्व बैंक के चेयरमैन कौन थे, गवर्नर कौन से थे, फिर एक्ट कौन सा है इसका, फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस एक्ट के तहत बनाते हैं, उसमें कितने मेंबर रहते हैं, इस तरीके से आरबीआई का पूरा स्टडी करना है। आरबीआई अभी लेटेस्ट कोई सी योजना लाई हो, आरबीआई ने कोई नया चार किया हो, कोई ऐप लॉन्च किया हो, कोई स्कीम लॉन्च की हो, तो वो आरबीआई का अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कोई उन्होंने क्या हमारा एक्सचेंज क्या कहते हैं, जो वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वगैरह हैं, ये क्या होते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है ना। तो इस तरीके से हमको आरबीआई को स्टडी करना है। फिर वाणिज्यिक बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंकों में कुछ नहीं करना, जो हमारे एसबीआई, पीएनबी, ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक है, आपको देखना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी बस, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इनके नाम और इनके हेडक्वार्टर देख लो, बस हो जाएगा आपका काम। फिर थोड़ा जब सेबी, अब सेबी अलग से दे रखा है ना, तो सेबी में थोड़ा, जैसे हमने आरबीआई के लिए सारी चीजें देखी, ऐसे ही सेबी के लिए सारी चीजें देख लेना, उनका स्थापना वर्ष, हेडक्वार्टर, पहले चेयरमैन, अभी के चेयरमैन, और उनका क्या काम है ये, ठीक है। फिर
गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे रहते हैं जो आप देखते होगे ना कि मुद्रा लोन दे रहे हैं, है ना, गोल्ड लोन दे रहे हैं। इस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, इनमें क्या डिपॉजिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन ये लोन देते हैं, तो उनको एनबीएफसी बोला जाता है। तो एनबीएफसी में हम किस एक्ट के तहत, एनबीएफसी कंपनीज जो हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर आती हैं, आरबीआई के अंदर आती हैं। तो इनका क्या सिस्टम है, ये सारी चीजें आप इसमें स्टडी करना। कुछ नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही, आप देखना। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां एवं G20 सार्क आसियान। सबसे पहले तो ये G20 सार्क आसियान साफ लिख दिया ना इनने, वही मैं पहले से बोल रहा हूँ कि जो चीज उन्होंने साफ लिख दी। तो G20 समिट, अभी हमने पिछली G20 समिट इंडिया ने होस्ट की थी, उसकी पूरी स्टडी कर लेना। उसमें ये भी देख लेना कि मध्य प्रदेश में उस समय कौन कौन सी बैठकें हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, खजुराहो में हुई, भोपाल में हुई, इंदौर में हुई, कहाँ कहाँ हुई। फिर G20 का इतिहास देख लेना, कब कब भारत ने इसकी बैठकें होस्ट की हैं, भारत में कब कब इसके सम्मेलन हुए हैं, और भारत इसका किस प्रकार का सदस्य है। फिर G20 में कितने मेंबर होते हैं, कौन सी कंट्री G20 का हिस्सा है, कौन सी नहीं है, सारा कुछ 360 डिग्री देख लेना। फिर सार्क आ गया, ऐसे ही आसियान, जैसे G20 की स्टडी की वैसे ही सार्क और आसियान की कर लेना। मेनली तो यही देखना है कि भारत में कब इनके सम्मेलन हुई, भारत ने कब अध्यक्षता की, भारत की तरफ से कौन भाग लेता है, कितने उनमें सदस्य हैं। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट बताता हूं, भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। भारत की पहली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी, उसके क्या घटक थे, थोड़ा सा ये, उसको कौन लेके आया था पार्लियामेंट में, ये, ठीक है। और इसके बाद आप देखना कि भारत की लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी चल रही है, उस पूरी पॉलिसी को स्टडी करना कि भाई हम किस प्रकार से फॉरेन ट्रेड को अलाउ करते हैं। कंपनीज में हम कितने परसेंटेज इन्वेस्टमेंट उनका देखते हैं कि 49% करा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में कितने परसेंट तक फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, तो है ना। तो इसमें आपको एफडीआई और थोड़ा सा एफडीआई और एफपीआई दोनों आपको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। तो उसको देखना पड़ेगा कि कंपनीज किस किस प्रकार से भारत में निवेश करती हैं और भारत किस प्रकार से विदेशों के साथ ट्रेड कर रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। तो मित्रों, ये हमारा यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एमपी का डिस्कशन था। तो आज हमने देखा कि यूनिट 6 के लिए क्या सोर्सेस होने चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, किस टॉपिक में हमें कितने डीप तक जाना है ना, ये सारी चीजें हमने देखी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। यूनिट 6 में कोई भी आपको टॉपिक्स में डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, बढ़िया, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसके बाद एक बात कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैं 6 यूनिट्स के वीडियोस बना चुका हूं, यूनिट 1 से लेके 5 तक, और यूनिट 8 करंट अफेयर्स के वीडियो बना चुका हूं। तो आप जो भी यूनिट की सिलेबस डिस्कशन देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। और हाँ मित्रों, एक बात मैं बताना भूल गया लास्ट में कि इस यूनिट के लिए, जैसे मैंने आपको एमपी और इंडिया की इकोनॉमी को अलग अलग पढ़ने के लिए अलग सोर्सेस भी बताए, लेकिन निर्माण आईएएस की एक बुक आती है, निर्माण आईएएस ने यूनिट 6 के लिए एक ही कंप्लीट बुक निकाली है। थोड़ी सी बल्कि है, बच्चे कतराते हैं उस बुक से, लेकिन वो बुक बहुत अच्छी है। आप यदि उस बुक से पढ़ लोगे, आप भले ही उस बुक से पढ़ो ना पढ़ो, उस बुक में ना एमसीक्यूज रहते हैं हर चैप्टर के बाद, कम से कम उस बुक के एमसीक्यूज लगा लेना, आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। सारे टॉपिक उनने कवर किए हैं, सारी चीजें स्टैटिक्स से लेके करंट तक वो सब कवर कर देते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी बल्कि बुक है। जो भी उस बुक से पढ़ना चाहें वो देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही मित्रों, जुड़े रहिए प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।